नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद पाकिस्तान के कराची में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी यूएस कॉन्सुलेट के बाहर जमा हुए और अमेरिका के खिलाफ नारे लगाए। प्रदर्शन के दौरान हालात तनावपूर्ण हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुल्तानाबाद से माई कोलाची आने जाने वाले दोनों रास्ते ब्लॉक कर दिए गए थे। खबर है कि कुछ प्रदर्शनकारी यूएस कॉन्सुलेट परिसर में घुस गए और तोड़फोड़ की, जिससे 8 लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल समा टीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और हालातों को कंट्रोल करने के लिए भीड़ को तितर-बितर करने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्स ने इलाके को घेर लिया और पुलिस तैनात कर दी। हालात अब भी सेंसिटिव हैं और अधिकारियों ने जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है। लोकल अधिकारी और सिक्योरिटी एजेंसियां घटनाक्रम पर करीब से नजर रख रही हैं। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव, खासकर ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते संघर्ष का असर अब साउथ एशिया में भी महसूस किया जा रहा है। तो इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, जिस तरीके का संघर्ष इजराइल और ईरान के बीच में देखने को मिल रहा था, अब उसका असर साउथ एशिया में भी महसूस किया जा रहा है। हालात बद से बदतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त तनाव में घिरा हुआ नजर आ रहा है। कैसे देख रहे हैं? मैं इसको साउथ के बाद मिडिल ईस्ट की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वर्ल्ड जिस हिसाब से इस पूरी घटना के बाद ये सोचने पे मजबूर हो गया, कहीं ये विश्व युद्ध की तरफ तो नहीं, ये सब चीजें जाती हुई दिख रही हैं। क्योंकि 2-3 चीजें यहाँ पे स्पष्ट हो गई हैं। इस घटना के बाद में दुनिया 2 भागों में बंटती हुई दिखाई दे रही है। अब ये कहा जा रहा है कि शिया के खिलाफ छेड़ी गई ये जंग है, इसमें सुन्नी बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि मुस्लिम के 2 धड़े होते हैं, शिया और सुन्नी, और इनमें हमेशा कट्टरपंथी रही है। लेकिन हाँ, हाल के कुछ दशकों में हमने ये देखा है कि पुरानी लड़ाइयों को भूल के दोनों समुदाय शिया सुन्नी आपस में अमन चैन भाव से रहना पसंद करते हैं जी। एक तो बात ये हो जाती है। दूसरी बात ये है कि इसमें इजराइल सिंगल हैंडली लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहा है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा हो जाता है। अमेरिका क्यों साथ दे रहा है, अमेरिका क्यों आया है इनके साथ में लड़ने के लिए। इसका मतलब ये है, जो वेनेजुएला में जो इन्होंने अमेरिका ने करा, अपना स्वामित्व उसके ऊपर अधिकार जमा लिया, तेल वेल खनन का जितना भी होता था, क्या इस तरह की ये चीजें ईरान के अंदर भी ये करना चाह रहे थे, या सिंगल हैंडली अमेरिका साथ सीधे नहीं आना चाह रहा था, इजराइल साथ नहीं आना चाह रहा था, तब इन लोगों ने संयुक्त रूप से यहाँ पे सब चीजें की हैं। दुख का पहलू इसमें यह है, क्योंकि भारत जब जब किसी भी मौके पे कहीं पे भी फंसा या उनकी दिक्कत परेशानी हुई, मुल्क देख के पूरे वर्ल्ड के 2 मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने हमेशा खुल के हमारा साथ दिया, एक रूस और दूसरा ईरान। जब अमेरिका की बात आती है या नाटो में कभी हमारा सदस्य होने की बात आती है, या संयुक्त राष्ट्र में जब पाकिस्तान हमारे खिलाफ जब जाता है, एलओसी पे जिस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको लेके जब जाता है, तो उसके पक्ष में हमेशा खुल के ईरान ने हमारा वोट करा है। और यही बात रूस के साथ में भी लागू होती है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अभी भारत सरकार का कोई भी स्टैंड सामने नहीं आया कि वो इजराइल की तरफ है या वो ईरान की तरफ है। और ये बात सही है कि पिछले 1-1.5 दशक से पहले तक हमारे जितनी भी वेपन्स वगैरह हमने खरीदे हैं, या जितने भी हथियार रक्षा सुरक्षा से जुड़े हुए, वो इजराइल से हम खरीद के आते हैं। उसके बाद हम लोगों ने रूस की तरफ रुख करा, फिर फ्रांस की तरफ रुख करा। लेकिन इजराइल ऐसा देश है जो जिनसे ताल्लुकात हमारे इंदिरा गांधी से लेके राजीव गांधी से लेके इवन अटल बिहारी वाजपेयी तक के, जो उनका हुकूमत उनके साथ में रही है, तो उनसे वेपन्स हमारे खरीदते आते रहे इजराइल के साथ में। इस नाते हम उनसे भी नहीं बिगाड़ना चाहते हैं। अब 2 दिन पहले जब हमारे प्रधानमंत्री वहां दौरा करते हैं, और उसी दौरे के बीच में इजराइल अपनी तैयारी कर रहा था ईरान के ऊपर हमला करने के लिए। ये बात ना हमें बताई गई, ना प्रधानमंत्री को पता चली। जैसे प्रधानमंत्री भारत में लैंड करते हैं और वहां से गोले बारूद वगैरह दागना शुरू कर देते हैं। एक तो बात यह है। अब दूसरा पहलू आता है, इसके बाद क्या होगा। क्या ये लड़ाई, जैसे आज पूरे मिडिल ईस्ट में 7 कंट्री ऐसी हैं
जो इससे पीड़ित हो गई हैं। यूक्रेन रूस का कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा है, इजराइल फिलिस्तीन और आपका ईरान ये चल ही रहा है, और उससे अब पाकिस्तान और आपका अफगानिस्तान के बीच में भी जंग छिड़ी हुई है। तो 7-8 देश ऐसे मौके पे आके खड़े हो गए, ना वो इधर के रहे ना उधर को रहे। अब ये लड़ाई क्या विश्व युद्ध की तरफ बढ़ेगी, इसको लेके पूरा जो संसार है, समूचा संसार इसको लेके बहुत ज्यादा चिंतित है। जी बिल्कुल, और जिस तरीके की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है उससे तो साफ तौर पर जाहिर है कि हालात और ज़्यादा बिगड़ते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और जिस तरीके की ये घटना घटित हुई है उसके बाद अब सवाल विश्व युद्ध को लेकर एक बार फिर से यहाँ पर खड़े हो गए हैं, जैसा कि आपने भी जिक्र किया। और लगातार हम देख रहे हैं प्रदर्शन की तस्वीरें, क्योंकि पाकिस्तान में ज़ोरदार प्रदर्शन हो रहा है। बात की जाए इधर भारत में भी कुछ जगहों पर हमने प्रदर्शन की तस्वीरें देखी हैं। यानी कहा जा सकता है कि जिस तरीके की ये घटनाक्रम घटित हुआ है उसका विरोध दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर होता हुआ नजर आ रहा है। मैंने आपको कहा ना, या अब ये लड़ाई सिया सुन्नी की नहीं रही है जी। भारत में लाल चौक पे इस समय प्रदर्शन हो रहा है इजराइल के खिलाफ, और इमामबाड़ा लखनऊ के अंदर भी ये प्रदर्शन शुरू हो गया है। इवन ये तो छोड़ो, दूसरा कट्टरपंथ और जिसको टेरर कंट्री कहा जाता है पाकिस्तान के भीतर इस समय, जिस समय हम लोग बात कर रहे हैं, इस समय भी वहां अमेरिकी दूतावास के ऊपर वहां के नागरिक हमला कर रहे हैं, अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। और वो विरोध करने वाले कोई सिया नहीं है, वो सुन्नी है सारे, वो भी कर रहे हैं, और ये अच्छी बात है। ऐसी लड़ाई में सिया सुन्नी कम से कम एक हो गए हैं। और इस लड़ाई से, इन दोनों देशों की लड़ाई में हम कहाँ खड़े हैं, हमें कहाँ नुकसान होना है, इस बात की गंभीरता को हमें समझना चाहिए। अगर ये लड़ाई आगे भी चलती रही, जो कच्चा तेल हम लोग सस्ते दाम में इराक से खरीदते आए हैं जी, तो मुझे लग रहा है उस उत्पादकता पे और उस खपत पे, उस सप्लाई पे बहुत बुरा असर भारत पे पड़ने वाला है। निश्चित तौर पे आप इस समय की आप देख लीजिएगा, सोने चांदी की कीमतें देखिएगा, सोने में 20,000 रुपए बढ़ गए हैं और चांदी में 12,000 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। और हो सकता है इसकी कीमतें, मुझे लगता है कि तेल पे भी बढ़ने वाली हैं। तो ऐसा लबोलुबाब यही आता है कि किसी भी तरीके से ये लड़ाई को रुकवानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, आगे कौन आएगा। जिस तरीके से ट्रंप अपनी एक तानाशाही रवैया से पूरे विश्व में एक हुकूमत जताते जा रहे हैं, स्थापित करते जा रहे हैं, उसके समक्ष बोलते हुए किसी की हिम्मत आज नहीं रही कि वो उनके सामने बोले कौन। जी बिल्कुल। चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम चर्चाओं के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो खामेनेई की मौत के बाद पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है। विरोध का मिडिल ईस्ट तनाव पर भी असर पड़ रहा है। पुलिस ने आंसू गैस से हालातों को नियंत्रित करने की कोशिश यहाँ पर की है। सुरक्षा फोर्स ने इलाके को घेर लिया है। तो वहीं आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है उससे साफ तौर पर जाहिर है कि हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। बात करेंगे अजमेर की, तो अजमेर के कायड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए राजस्थान के विकास और युवाओं के सशक्तिकरण पर जोर दिया। इस मौके पर उन्होंने 16,500 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। पीएम ने अपने संबोधन में विकास का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए 2 साल पहले राजस्थान में पेपर लीक और भ्रष्टाचार की घटनाओं का उल्लेख किया और अब भर्तियों में पारदर्शिता आने का जिक्र भी किया। मंच से 21,800 चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए उन्हें राष्ट्र निर्माण का सिपाही बताया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने देशव्यापी HPV वैक्सीनेशन अभियान की भी शुरुआत की। उन्होंने कहा कि जब घर की मां बीमार होती है तो पूरा परिवार बिखर जाता है। हमारी सरकार माताओं और बेटियों को संबल देने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए इसे MMC यानी कि मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस करार दिया। उन्होंने दिल्ली AI समिट का उदाहरण देते हुए कांग्रेस पर देश की छवि बिगाड़ने का आरोप लगाया। साथ ही राजस्थान के सपूत मेजर दलपत सिंह के शौर्य को नमन किया और स्थानीय कनेक्टिविटी व अजमेर के जायके का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने नदी जोड़ो परियोजना और सूर्य घर योजना के माध्यम से ग्रामीण और मध्यम वर्ग के मतदाताओं को सशक्त बनाने का संकेत भी दिया। उनका ये दौरा केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि भाजपा के मजबूत होते राजनीतिक आधार का प्रदर्शन भी माना गया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आम सभा कायड विश्राम स्थली के ऊपर राजस्थान की हृदय स्थली पर बहुत ही ऐतिहासिक और शानदार हुई, जिसमें अपार जनसैलाब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए आया था। आज निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री जी ने सौगातें पूरे राजस्थान को दी है, चाहे उसमें 23,500 करोड़ रुपए के
विकास कार्यों की सौगात हो या 21,000 से ज़्यादा के युवाओं को नौकरी देने की बात हो और HPV वैक्सीन की जो महत्वपूर्ण सौगात है वो देश के प्रधानमंत्री जी ने आज इस आम सभा के माध्यम से दिए। निश्चित रूप से राजस्थान के युवाओं के अंदर अपार उत्साह देखने को मिल रहा है और ये अपार उत्साह इस बात का प्रमाण है कि आज की ये सभा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी अपने नायक, अपने नेता को सुनने के लिए आई थी और वो अपार जनसमूह इस बात के लिए गौरवान्वित रहा कि वो इतनी बड़ी विकास योजनाओं का शुभारंभ आज देश के प्रधानमंत्री जी ने इस आम सभा से किया है। प्रधानमंत्री जी आए, प्रधानमंत्री को हम धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने हमारी महिलाओं की शक्ति को तो पहचान के उन्होंने उनको तो बहुत कुछ उन योजनाओं का लाभ दिया है। साथ में बालिकाओं को जो वैक्सीन लॉन्चिंग करी गई है, जो हमारी छोटी बालिकाओं में रोग, ये कैंसर रोग जो बड़े होकर महिलाओं में हो जाता है, उसका जो इंजेक्शन वैक्सीन लगेंगी वो फ्री में लगेंगी, जो कि जिसकी रेट है 3,000, 4,000, 5,000 ऐसी रेट है। वो हम लोग सरकार के द्वारा हमारे मोदी जी ने कहा है कि फ्री लगेंगी ताकि हमारी बालिकाएं, हमारी नारी शक्ति हमेशा स्वस्थ रहे, क्योंकि अगर घर में माँ स्वस्थ है तो हमारा पूरा परिवार स्वस्थ है। मोदी जी भाई कहीं कुछ कह गया है, आप संबोधन सुन रहे हैं? देश के लिए बढ़िया के लिए काम करवा के लिए बढ़िया कहीं के लिए कुछ राम सा कहीं कुछ योजना कुछ लागू कर दिया लाभ कुछ। हाँ, यहाँ पे प्रधानमंत्री जी आए हैं और हमारे को सभी को जो नए वहीं एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और बागोड़ा थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने गावड़ी गांव में मेफेड्रोन बनाने की अत्याधुनिक फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। मौके से करीब 400 लीटर केमिकल और फैक्ट्री संचालन में प्रयुक्त उपकरण बरामद किए गए। पुलिस ने गावड़ी निवासी ओम प्रकाश पुत्र भगवाना राम विश्नोई और दीपाराम पुत्र ठाकरा राम विश्नोई को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार जब्त कच्चे माल से लगभग 50 किलो MD ड्रग तैयार किया जा सकती थी, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 12 से 15 करोड़ रुपए आंकी गई है। आरोपियों ने कच्चा माल एक मकान में छिपा रखा था, जबकि 150 मीटर दूर दूसरे घर में फैक्ट्री संचालित कर रहे थे। मुख्य द्वार पर ताला लगा रहता था और पीछे के रास्ते से आवागमन होता था। कमरे में अत्याधुनिक उपकरणों से लैस पूरा सेटअप स्थापित किया गया था। सूचना के आधार पर टीम ने स्थानीय कबाड़ियों से जानकारी जुटाई। एक व्यक्ति की तरफ से ड्रम मुफ्त देने की बात से संदेह गहराया। कृषि कुएं के पास दबिश के दौरान ओम प्रकाश भागने लगा, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। जांच में सामने आया कि ओम प्रकाश ने करीब 5 महीने पहले फैक्ट्री शुरू की और हर दिन 10 से 10 किलो MD बनाकर अब तक लगभग 120 किलो ड्रम खपा चुका था। केमिकल जोधपुर और गुजरात से भीनमाल की ट्रैवल एजेंसी के जरिए मंगाए जाते थे। बताया गया कि ओम प्रकाश पहले रोहिला धोरी मन्ना निवासी रमेश बिश्नोई के लिए काम करता था। रमेश पत्नी हत्या के मामले में जेल गया तो ओम प्रकाश ने नेटवर्क संभालते हुए खुद फैक्ट्री शुरू कर दी। ड्रग बनाने की तकनीक उसने इंटरनेट के जरिए सीखी। उधर पोसालिया में सत्यमेव जयते की भावना को चरितार्थ करते हुए पोसालिया ग्राम पंचायत की प्रशासक श्रीमती रेखा कुंवर मान सिंह को आपको बता दें न्यायालय से दूसरी बार स्थगन आदेश मिलने पर बड़ी राहत मिली है। विरोधियों की तरफ से की गई कथित शिकायतों के बीच ये फैसला उनके लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। समर्थकों ने इसे सत्य की जीत बताया और स्वागत समारोह के साथ उन्हें पुनः पंचायत की कुर्सी पर विराजमान कराया। समाजसेवी मानसिंह राव ने कहा कि पिछले 5 वर्षों से झूठी शिकायतों के जरिए ग्राम विकास में बाधाएं डाली जा रही थी। पंचायती राज चुनाव नजदीक होने के बीच निलंबन की कार्रवाई को उन्होंने राजनीतिक साजिश बताया। प्रशासक रेखा कुंवर ने कहा कि ग्रामवासियों ने उन्हें भारी मतों से विजयी बनाकर विश्वास जताया है। कुछ विरोधियों की तरफ से लगाए गए आरोप निराधार हैं और उनका लक्ष्य केवल गाँव का सर्वांगीण विकास है। उन्होंने कहा कि महिला होने के नाते धैर्य और संयम के साथ हर चुनौती का सामना किया। न्यायालयीय राहत के बाद उन्होंने पंचायत भवन में पुनः कार्यभार संभाला। इस मौके पर उप प्रशासक अंशी देवी मीणा सहित कई वार्ड पंच, जनप्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामवासियों ने न्याय की जीत, सत्य की जय के नारे लगाए और अब विकास कार्यों में तेजी आने की उम्मीद भी जताई। उधर बांसवाड़ा में होली के पावन अवसर पर बांसवाड़ा जिले के युवाओं को रोजगार का उपहार मिला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में आयोजित मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव में शहर के रंगमंच से 724 डिग्री धारकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल उपस्थिति भी रही। इस अवसर पर जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह और ADM राजेश द्विवेदी उपस्थित रहे। पटवारी, पशुपालन विभाग, GNM, ANM और शिक्षा विभाग सहित विभिन्न पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। जिला कलेक्टर ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को सतरंगी दुपट्टा पहनाकर सम्मानित किया।
होली से पूर्व ये रोजगार उपहार युवाओं के लिए नई उम्मीद और उत्साह लेकर आया। कार्यक्रम में पूरे माहौल में खुशी और उमंग का अनुभव हुआ और युवाओं ने इसे अपने भविष्य की नई शुरुआत बताया। उधर डीडवाना के स्थानीय झालरिया मठ में अनुपम ब्रह्मोत्सव के छठे दिन धार्मिक अनुष्ठानों और भक्तिमय कार्यक्रमों की धूम रही। पीठाधीश्वर स्वामी घन श्यामाचार्य की आज्ञा और युवराज स्वामी भूदेवाचार्य के कुशल निर्देशन में उत्सव हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। छठे दिन की शुरुआत में सुबह 10 बजे भगवान जानकीनाथ की भव्य सवारी से हुई और प्रभु चांदी की पालकी में विराजमान होकर वीर लीला और प्रणय कलह लीला के लिए निकले। माता लक्ष्मी गोदाम्बा जी के साथ कंदुक यानी कि गेंदा लीला भी हुई, जिसे देखकर भक्त भाव विभोर हो उठे। पंडित वासुदेव शास्त्री ने लीला प्रसंगों का वाचन करते हुए प्रेम और सामंजस्य की सीख दी। दोपहर 4:30 बजे उत्सव मंडप में यज्ञांत स्नान का आयोजन हुआ। भक्तों ने भगवान को मांगलिक गुड़ अर्पित किया, जिसे बाद में प्रसाद के रूप में वितरित किया गया। ये गुड़ प्रसाद धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विशेष आध्यात्मिक महत्व रखता है। रात 9:30 बजे भगवान गज वाहन पर विराजमान होकर मंदिर परिसर में दिव्य दर्शन देते हुए नजर आए। स्थानीय कलाकारों ने भजन कीर्तन प्रस्तुत कर भक्तिमय वातावरण बनाया। कार्यक्रम के अंत में युवराज स्वामी भूदेवाचार्य ने उपस्थित जन समूह को आशीर्वाद स्वरूप प्रवचन दिया और बताया कि ये ब्रह्मोत्सव क्षेत्र की सुख समृद्धि और शांति के लिए आयोजित किया गया है। उधर बूंदी शहर के तिलक चौक स्थित चार भुजानाथ मंदिर में होली का उल्लास अपने चरम पर है। फाल्गुन के अवसर पर भक्त और विदेशी पर्यटक भी फूलों और गुलालों की होली खेलते हुए ठाकुर जी के रंग में रंगे नजर आए। समिति अध्यक्ष पुरुषोत्तम पारिक और वरिष्ठ उपाध्यक्ष अशोक गर्ग के अनुसार प्रतिदिन सुबह 6 बजे पंडित गणेश शर्मा द्वारा ठाकुर जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इसके बाद मंगला आरती होती है, जिसमें भक्तों के जयकारों से मंदिर परिसर गूंज उठता है। पूजा के दौरान पुष्पों और रंग बिरंगी गुलाल की वर्षा भक्ति में माहौल को और भी दिव्य बनाती है। महोत्सव के दौरान वीरेंद्र कपूर ननी और नियमित दर्शनार्थियों ने भजनों की मनमोहक प्रस्तुतियां भी दी। ढोलक और मंजीरों की थाप पर श्रद्धालु भाव विभोर होकर नृत्य करते नजर आए। ठाकुर जी को केसर युक्त दूध, मेवा, मिष्ठान और पंचमेवे का विशेष भोग अर्पित किया गया, जिसके बाद में प्रसाद के रूप में वितरित भी किया गया। समिति ने बताया कि ये भव्य होली महोत्सव 3 मार्च तक धुलंडी उत्सव तक और अधिक उत्साह के साथ मनाया जाएगा। आयोजन को सुचारू बनाने में शहर के समाजसेवी और नियमित दर्शनार्थी पूरी निष्ठा से जुटे हुए हैं। उधर धम्बोला थाना क्षेत्र के सीमलवाड़ा पुलिस चौकी में डिप्टी पुलिस अधीक्षक मदन लाल बिश्नोई की अध्यक्षता में सीएलजी की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में होली और धुलंडी पर्व को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने के लिए रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक में प्रमुख रूप से अवैध शराब अड्डों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, सीमलवाड़ा कस्बे में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ट्रांसपोर्ट वाहनों पर प्रतिबंध और पावर बाइक चालकों पर कार्रवाई की मांग उठाई गई। गश्त व्यवस्था को मजबूत बनाने, संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी और शाम के समय बांसिया से चाडोली मार्ग तक नियमित गश्त लगाने के निर्णय लिए गए। पुलिस उप अधीक्षक मदन लाल बिश्नोई ने कहा कि होली और धुलंडी प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है। किसी भी अवैध गतिविधि या कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। अवैध शराब अड्डों पर विशेष अभियान चलाया जाएगा और गश्त बढ़ाई जाएगी। पुलिस प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि त्योहार को भाईचारे और सौहार्द के साथ मनाएं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को दें। उधर डीडवाना के स्थानीय पूजा इंटरनेशनल एकेडमी के विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर विज्ञान के व्यावहारिक पहलुओं को समझने के लिए रिको इंडस्ट्रियल एरिया का शैक्षणिक भ्रमण किया। इस दौरान छात्रों ने मशीनों की गूंज और उत्पादक प्रक्रियाओं के बीच विज्ञान के सिद्धांतों को प्रत्यक्ष रूप से देखा। प्रिंसिपल KN शर्मा ने बताया कि भ्रमण का उद्देश्य विद्यार्थियों को किताबी ज्ञान से बाहर निकालकर वास्तविक उद्योग जगत की कार्य प्रणाली से परिचित कराना था। छात्रों ने क्षेत्र की प्रमुख इकाइयों जैसे भारती पाइप्स, रुद्रा इंडस्ट्रीज, कनकश्री ग्रेनाइट, महादेव ग्रेनाइट, राधे इंडस्ट्रीज, JBR इंडस्ट्रीज और श्री रंगम इंडस्ट्रीज का दौरा किया।
भ्रमण के दौरान उद्योग प्रतिनिधियों ने कच्चे माल से तैयार उत्पाद तक की पूरी प्रक्रिया समझाई। विद्यार्थियों ने आधुनिक मशीनों का संचालन, गुणवत्ता नियंत्रण और उद्योगों में अपनाए जाने वाले सुरक्षा उपायों की जानकारी प्राप्त की। उत्सुक छात्रों ने इंजीनियरों और विशेषज्ञों से तकनीक से जुड़े कई सवाल भी पूछे। विद्यालय प्रबंधन ने इस भ्रमण को अत्यंत सफल बताया और कहा कि ऐसे कार्यक्रम छात्रों में वैज्ञानिक सोच, नवाचार और व्यावसायिक समझ विकसित करने में सहायक होते हैं, जो उनके भविष्य के करियर निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उधर जैसलमेर शहर के मुख्य चौराहों पर आवारा पशुओं का जमावड़ा लगातार देखने को मिल रहा है, जिससे राहगीरों की सुरक्षा खतरे में है। हाल ही में एक वीडियो में देखा गया है कि सड़क पर चल रहे एक व्यक्ति को आवारा सांड ने टक्कर मार दी, जिससे वो गड्ढे में गिर गया। आसपास के ग्रामीणों ने तुरंत दौड़कर व्यक्ति को बचाया और गड्ढे से बाहर निकाला। स्थानीय लोग शिकायत कर रहे हैं कि नगर परिषद आवारा पशुओं को गौशाला भेजने या उन्हें नियंत्रित करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। इसी कारण शहर की सड़कों पर आए दिन ऐसे हादसे घटते रहते हैं और नागरिकों की सुरक्षा प्रभावित होती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर प्रशासन को समय रहते उचित कदम उठाने चाहिए ताकि आवारा पशुओं से होने वाली घटनाओं को रोका जा सके और राहगीरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उधर घड़साना के खानूवाली निवासी सुभाष सुधार की पत्नी सुदेश कुमारी की प्रसव के दौरान मौत ने स्थानीय चिकित्सा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। परिजनों का आरोप है कि सुबह 8 बजे घर से रवाना होने के बाद पहले 281 हेड की नर्स ने ऑपरेशन की सलाह दी और उन्हें घड़साना भेजा। घड़साना स्थित शांति नर्सिंग होम में डॉक्टर राजेश गौड़ ने दिन भर जांच और दवाइयों के पैसे लिए, सामान्य डिलीवरी का आश्वासन दिया। शाम 6:30 बजे हालात बिगड़ने पर अचानक CHC घड़साना का रेफर कार्ड थमा दिया गया और महिला को बीकानेर के PBM हॉस्पिटल के लिए रवाना किया गया। परिजनों के अनुसार घड़साना से निकलते ही महिला की मौत हो गई, जबकि PBM अस्पताल के डॉक्टरों ने 1.5 घंटे पहले ही मृत्यु बता दी। परिवार का आरोप है कि रेफर कार्ड बिना मरीज देखे जारी किया गया और रास्ते में वाहन बदलना पड़ा। रात में परिजन घड़साना पुलिस थाने पहुंचे और मामला दर्ज कराया। परिवार ने दोषी चिकित्सक और संबंधित कार्मिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब जांच और न्याय की निगाहें घड़साना पुलिस और जांच कमेटी पर टिकी हुई हैं। सर, पीड़िता सुदेश कुमारी जो गर्भवती थी 25 तारीख बुधवार को अपने पति सुभाष सुतार और भतीजे के साथ शांति नर्सिंग होम जाते हैं, जो कि राजेश गौड़ का है, घड़साना के अंदर। वहाँ पे सारी जांचें करवाने के बाद में डॉक्टर राजेश गौड़ इनको बोलते हैं कि 80% चांस है वो नॉर्मल डिलीवरी के हैं और 20% है वो सिजेरियन के हैं, पहले हम नॉर्मल के लिए ट्राई करेंगे। सुभाष सुतार ने उनके साथ एग्री किया और उनको बोला चलो ठीक है आप स्टार्ट करो। 8:30 बजे हॉस्पिटल में ये पहुंच जाते हैं। उसके बाद में डॉक्टर इनको लगातार गुमराह करते रहते हैं। 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक इनको बिठाए रखते हैं। उसके बाद में सुभाष जी से वापस आके बोलते हैं कि अभी भी हमारे हाथ खड़े हैं, इतना हमको नहीं लग रहा कि नॉर्मल इनका हो जाएगा। कितने बजे बोला ये 2-2:30 बजे की बात है जी। आगे बताओ। और उनको ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के बाद में सुभाष जी को बुलाया जाता है। 1 घंटे बाद में इनको बोलते हैं कि आपका बच्चा ख़त्म हो गया है। सर, मैं 9 बजे राजेश गौड़ के पास वहाँ पे मेरे मैडम को ले गया था, हॉस्पिटल शांति जो है घड़साना के अंदर। तो वहाँ पे जाने के बाद में उन्होंने कहा एडमिट। उधर टहला थाना पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली से खनिज मार्बल खड्डा का अवैध परिवहन करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। खनिज विभाग के खनिज कार्यदेशक पदम सिंह ने मामले की जानकारी दी। पुलिस के अनुसार बलदेवगढ़ गांव से मार्बल खड्डा लाते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली को डिटेन कर थाना परिसर में खड़ा किया गया। वाहन चालक की पहचान मुखराम उर्फ मुखराज पुत्र रामकिशन के रूप में हुई। चालक ने बताया कि खनिज बलदेवगढ़ गांव से खनन कर भरकर लाया जा रहा था। चालक ने खनिज से संबंधित कोई वैध कागजात पेश नहीं किए और खनिज विभाग की तरफ से बलदेवगढ़ में किसी भी प्रकार की खनन अनुमति नहीं दी गई। पुलिस ने चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो सिरोही के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में महाराणा प्रताप
राज्यारोहण दिवस और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का भव्य और प्रेरक आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं में राष्ट्रभक्ति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नेतृत्व क्षमता का विकास करना था। प्रधानाचार्य हीरा खत्री ने बताया कि बोर्ड व स्थानीय परीक्षाओं के माध्यम से मध्य अंतराल में आयोजित इस कार्यक्रम में उत्सव एवं जयंती प्रभारी गोपाल सिंह राव ने महाराणा प्रताप के राज्यारोहण दिवस पर प्रकाश डाला। कविताओं के पाठ और संप्रेक्षणात्मक व्याख्या के माध्यम से राणा के संघर्ष और त्याग को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया। उप प्रधानाचार्य अनीता चौहान ने वैज्ञानिक सीवी रमन की खोज, नोबेल पुरस्कार और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के महत्व पर मार्गदर्शन दिया। सेवानिवृत्त नायब तहसीलदार चुन्नीलाल ने महिलाओं की वैज्ञानिक भूमिका, नेतृत्व क्षमता और नवाचार के महत्व पर प्रेरक संबोधन दिया। इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। विजेता छात्राओं को स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए, जबकि सभी प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया गया। पुरस्कार वितरण में भामाशाह भूपेश प्रजापति और समाज सेवी महिपाल सिंह, शंभू सिंह राव उपस्थित रहे। कार्यक्रम ने राष्ट्र गौरव, वैज्ञानिक चेतना और महिला सशक्तिकरण का संदेश देकर छात्राओं के लिए प्रेरणा स्रोत का काम किया। उधर केशोराय पाटन शुगर मिल संयुक्त किसान समन्वय समिति के प्रतिनिधि नवीन श्रृंगी ने बताया कि क्षेत्र के किसानों की तरफ से शुगर मिल के संचालन को लेकर पिछले 22 वर्षों का संघर्ष शुक्रवार को रंग लाया। मुख्यमंत्री ने बजट सत्र के दौरान शुगर मिल को पीपीपी मोड, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर चलाने की घोषणा की। घोषणा के बाद किसान वरिष्ठ नेता दशरथ कुमार के नेतृत्व में मिल परिसर में एकत्रित हुए, एकता के नारे लगाए और आतिशबाजी करके खुशी मनाई। युवा किसान नेता गिरिराज गौतम ने कहा कि ये क्षेत्र के किसानों की तत्परता और 22 वर्षों के संघर्ष का परिणाम है, जिसमें उन्होंने जातीय और दलीय भावना से ऊपर उठकर लड़ाई लड़ी। गौतम ने कहा कि एक पीढ़ी ने मिल स्थापित की, दूसरी पीढ़ी ने इसे बचाया और अब युवाओं की जिम्मेदारी इसका सुचारू संचालन सुनिश्चित करना है। उन्होंने सहयोग देने वाले सभी जनप्रतिनिधियों और किसानों का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर वरिष्ठ किसान नेता हरजिंदर सिंह, पुष्पचंद गुजर, हरिशंकर नागर, दिनेश गौतम, सूरजमल नागर, राम स्वरूप पहाड़, श्याम खटाना, दिनेश नागर, पुरुषोत्तम नागर, निर्मल सिंह, राम कुंवर मीणा, नंदवीर गुजर, गब्बर यादव, बुधराम चौधरी आदि ने प्रसन्नता व्यक्त की। किसान जल्द मुख्यमंत्री से मिलकर धन्यवाद देंगे और प्रयास करेंगे कि प्रक्रिया जल्दी शुरू हो ताकि इसी सत्र में गन्ना लाया जा सके। जीवनदायिनी केशोराय पाटन शुगर मिल, जिसके संचालन को लेकर पिछले 22 वर्ष से यहाँ के किसान दलीय और जातीय भावना से ऊपर उठकर एक संघर्ष लगातार उनका जारी था, क्योंकि ये मात्र एक उद्योग नहीं, इस क्षेत्र का सम्मान और इस क्षेत्र की खुशहाली थी। और जब से ये बंद हुई तब से ये पूरा क्षेत्र पिछड़ गया, किसान कर्जे में चला गया और यहाँ का किसान लगातार ये मांग कर रहा था कि शुगर मिल का संचालन होना चाहिए। मैं बधाई देना चाहता हूँ तमाम साथियों को जिन्होंने पिछले 25 वर्षों से लगातार इस मिल के संचालन की लड़ाई लड़ी। कई लोग दुनिया छोड़कर चले गए और कई लोग अभी भी उस लड़ाई को लड़ते हुए लगातार चल रहे थे। हमने जो भी सरकारें आई उनसे लगातार मांग की और हमें खुशी है कि कई लोगों ने हमारी मदद भी की और आज उसका परिणाम है कि बजट सत्र में मुख्यमंत्री जी ने बजट में इस शुगर मिल के संचालन की घोषणा करी है। हम उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और तमाम उन लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं जिन्होंने हमारा सहयोग किया है और उम्मीद है कि अब ये घोषणा जल्दी ही धरातल पे उतरेगी। हम मुख्यमंत्री जी से मिलने का समय अभी हम ले रहे हैं, उनका धन्यवाद भी ज्ञापित करेंगे। और चूंकि बजट में घोषणा हो चुकी है इसलिए निश्चित रूप से ये तो तय है कि अब शुगर मिल का चलना तय हो चुका है, लेकिन हम चाहते हैं कि अविलंब चले ताकि इस क्षेत्र में गन्ना लगना शुरू हो जाए। और हमारा तो मानस है कि इस अक्टूबर के सीजन से गन्ने की तैयारी शुरू हो जाए। इसके लिए जो हम मुख्यमंत्री से मांग करेंगे कि तुरंत किसानों को बजट आवंटित कर गन्ने का बीज उपलब्ध करवाया जाए। और निश्चित रूप से पूरे क्षेत्र के किसानों युवाओं के लिए खुशी की बात है, आज हम सब मिल परिसर में एकत्रित हैं, सारे किसान यहाँ मौजूद हैं और भी लोग आ रहे हैं। और मैं एक बार पुनः सभी जनप्रतिनिधियों को और जो तमाम सामाजिक संस्था के लोग जिन्होंने इन 22 वर्षों में हमारा सहयोग किया है तन मन धन से, उनका बहुत बहुत उधर भीनमाल में डीवाईएसपी शंकरलाल मसूरिया, एसपी और थानाधिकारी राजेंद्र सिंह राजपुरोहित की अध्यक्षता में सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य आगामी होली और धुलंडी पर्व पर भीनमाल शहर में शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण सुनिश्चित करना था। डीवाईएसपी शंकरलाल मसूरिया ने कहा कि भीनमाल की पुरानी परंपरा के अनुसार विश्व प्रसिद्ध घोटा गैर के दौरान शांति बनाए रखी जाए ताकि नागरिकों से अपील की जाए कि असामाजिक तत्वों से दूरी बनाए रखें, शराब का सेवन न करें और किसी भी प्रकार की जनहानि से बचें। थानाधिकारी राजेंद्र सिंह राजपुरोहित ने बताया कि घोटा
गैर का आयोजन सदियों पुरानी परंपरा है। पुलिस जवानों की पुख्ता तैनाती की जाएगी। परंपरा अनुसार लोग हाथों में लठ लेकर चंदीनाथ महादेव मंदिर में इकट्ठा होते हैं और बाबेया ढोल की थाप पर नृत्य करते हैं। ये दृश्य पूरे शहर में अद्भुत माहौल बनाता है और आसपास के गांव में हजारों लोग इसे देखने के लिए पहुंचते हैं। उधर रायसिंह नगर शहर की जाट धर्मशाला में विकास थोरी की पहली पुण्यतिथि पर ठेकेदार धर्मपाल थोरी द्वारा विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में नौजवानों और युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर रक्तदान किया। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों की सक्रिय उपस्थिति रही। इस अवसर पर लगभग 321 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। युवाओं के जोश और सामाजिक सरोकार के प्रति समर्पण ने कार्यक्रम को और प्रभावशाली बनाया। उधर प्रतापगढ़ के पीएम श्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में विभागीय आदेश एवं प्रधानाचार्य श्रीमती निधि बोबड़ा के निर्देशानुसार महाराणा प्रताप राज्यारोहण कार्यक्रम उत्साहपूर्वक आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथि भंवरलाल मीणा और निर्मला पालीवाल ने विधिवत पूजा व वंदन के साथ किया। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ अध्यापक भुवन सिंह राठौर ने किया। व्याख्याता रवि मीणा ने महाराणा प्रताप के शासकत्व और एकलिंग के प्रति उनकी भक्ति का महत्व समझाया। वरिष्ठ अध्यापक गुलाम नज्म ने प्रेरणा लेकर लक्ष्य के प्रति अडिग रहने का संदेश दिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।